हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में क्या क्या होता है कि आप किस मेथड से वेज पेमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट करेंगी। अब स्टार्टिंग में क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम के, कि एक अच्छा वेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर है फेयर टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज के लिए फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, क्योंकि एम्प्लॉय को उतना एटलीस्ट मिलना चाहिए वेज कि वो अपनी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सके, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर जो है वो भी उतना ही पे करे जितनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेसिटी है। ठीक है। फिर आता है इसमें इजी टू कैलकुलेट, कि इस तरह से होना चाहिए आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम कि उसको जो है कैलकुलेट आसानी से किया जा सके, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकें कि उनको कितना एक्चुअली में जो है पेमेंट होगा। फिर है रिलेटेड टू एफिशिएंसी, इतनी फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है अपनी तरफ से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जिस भी तरह से उनकी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से उनको जो है फेयर रेम्यूनरेशन पे होना चाहिए। इनएफिशिएंट वर्कर को उस हिसाब से होना चाहिए वेज पेमेंट जिस हिसाब से वो काम करें, और एफिशिएंट वालों को अलग एक हाई पेमेंट होनी चाहिए। फिर है मिनिमम वेज गारंटेड, जो भी मिनिमम वेज है एक गारंटेड होनी चाहिए। ये टाइम सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है कि आप क्या करते हैं कि एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि अगर आप इतने घंटे काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ को बोल दिया जाता है कि अगर आप इतने घंटे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनको जो है इतनी एटलीस्ट वेज पेमेंट मिलेगी, कि जिनसे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहे। ठीक है। उसके बाद है इंसेंटिव ओरिएंटेड। इंसेंटिव ओरिएंटेड में क्या है कि यहाँ पर जो वे सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वर्कर्स को कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए कि वो जो है इनकरेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। और प्रोडक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि उनको ज़्यादा वेज मिलेगा। फिर है क्वालिटी इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड। क्वालिटी इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड भी ऐसा वे सिस्टम होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट पर भी ध्यान रखें, बेटर वेजेस प्रोवाइड किए जाएँ कि बेटर क्वालिटी और बेटर परफॉर्मेंस हो सके। उसके बाद है डेफिनेट वेज बेस। डेफिनेट वेज बेस का मतलब है कि आपने क्या करना है, कोई भी अगर एम्प्लॉयर है वो एक पर्टिकुलर वेज सिस्टम जब अनाउंस करता है वर्कर्स को, तो उसको वो बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज ना करे। अगर वो बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा तो इससे क्या होगा कि डिस्ट्रस्ट पैदा होगा, यानी जो एम्प्लॉय है और वर्कर्स, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में एक जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है वो कहीं ना कहीं टूटने लगेगा, कि जो एम्प्लॉयर है वो बार बार क्या कर रहा है, अपने वेज सिस्टम को चेंज कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए, इतना चेंजेबल भी नहीं होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए कि अगर किसी भी तरह की कुछ अमेंडमेंट्स करनी है तो वो कर सकें। एडहेरेंस टू लॉस एंड एग्रीमेंट, कोई भी लॉ अगर वेज पेमेंट के रिगार्डिंग बनाया गया है तो उनको फॉलो करें और किसी भी तरह के एग्रीमेंट्स को वायलेट ना करें। उसके बाद है रियल वेजेस। रियल वेजेस का मतलब होता है कि कितनी परचेजिंग पावर है वर्कर की। तो अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो इसी तरह से उनको जो है अदर अलाउंसेस या डेनर्स अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, कि वो जो है अपना जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको मेंटेन कर सकें। और डिफ्लेशन आता है तो उस हिसाब से भी वेजेस को उसी अकॉर्डिंग जो है सेट किया जाता है। उसके बाद है एबिलिटी टू पे। ये भी ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेसिटी है कि वो कितने वेजेस पे कर सकती है। तो ऐसा भी होना चाहिए, ये तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा वेजेस पे कर रही हो उनको एम्प्लॉयज़ को तो फ़ायदा हो रहा हो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है और जो एम्प्लॉयर है कहीं उसको नुकसान हो रहा हो, तो एबिलिटी टू पे को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम के। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम की ज़रूरत क्यों है? अगर वो जो है इंसेंटिव स्कीम्स को लागू करेंगे तो क्या होगा, जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा अर्न भी करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज भी होगा और स्टेबलाइज भी बना रहेगा, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं आएगी। सो इसलिए जो है इंसेंटिव स्कीम को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग इंसेंटिव स्कीम, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं कि जिसकी वजह से हमें इंसेंटिव स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ता है। एक तो प्रोडक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है इंसेंटिव स्कीम को सिलेक्ट करने का कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो डायरेक्ट सी बात है कि कॉस्ट में भी जो है लो कॉस्ट हो जाएगी और बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयर्स को। फिर है सिंप्लिसिटी, स्कीम जो है सिंपल होनी चाहिए। ठीक है।
और ऐसी होनी चाहिए कि वो जो उनके स्टैंडर्ड हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको आराम से कंपेयर भी कर सकें, और वर्कर्स भी अंडरस्टूड कर पाएँ कि उन्होंने किस तरह की जो है एम्प्लॉयर ने किस तरह की स्कीम को अडॉप्ट किया है। उसके बाद है कॉस्ट रिडक्शन। ये स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं उनकी रिडक्शन भी आसानी से हो सके। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्कर्स प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनको इंसेंटिव मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, जो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है वो नहीं होगी, कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट भी रिड्यूस हो जाएगी। फिर है बेटर लेबर साइकोलॉजी। यहाँ पर जो है ये स्कीम किसी भी तरह से वर्कर की हेल्थ को अफेक्ट ना करे। अगर वर्कर की हेल्थ को अफेक्ट होगा तो क्या होगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो किसी भी तरह से वर्कर की हेल्थ को अफेक्ट ना करे और लेबर टर्नओवर को भी रिड्यूस करे, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और इम्प्रूव करे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स। फिर यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं वेज पेमेंट के। तो पहला मेथड है टाइम रेट सिस्टम, दूसरा है पीस रेट सिस्टम। और इंसेंटिव स्कीम्स ये जो है टाइम रेट और पीस रेट दोनों का जो है मिक्सचर है। और ये जो बेसिक दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, बाकी के मेथड्स जो हैं मॉडिफाई किए हुए हैं इन दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टाइम रेट सिस्टम क्या होता है कि कितना टाइम वर्कर ने लगाया है एक दिन के अंदर, और कितने उन्होंने जो है एक दिन के अंदर जितना टाइम लगाया है उस टाइम के अकॉर्डिंग इनको पेमेंट की जाती है। इस सिस्टम को टाइम वर्क भी कहा जाता है, डे वर्क भी कहा जाता है, डे वेज रेट भी और डे रेट भी। ठीक है, यहाँ पर जो वेज रेट है एक दिन का वर्कर का वो फिक्स किया जाता है, घंटों के हिसाब से भी फिक्स कर सकते हैं, डेली भी, वीकली भी, फोर्टनाइटली भी और मंथली बेसिस पर भी। ठीक है, फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 डेज। तो इसके बेसिस पर भी जो है इनका जो वेज रेट है वो फिक्स किया जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेजेस को कैलकुलेट करने का, आवर्स वर्कड, कितने घंटे उन्होंने काम किया और कितने घंटे का काम जो है वेज रेट। मान लो वर्कर ने जो है 8 घंटे काम किया था। ठीक है, उन 8 घंटों में उन्होंने कहा कि 1 घंटे का कितना देंगे, वो 2 रुपीज़ देंगे। ठीक है, 2 रुपीज़ देंगे। तो 8 घंटे उन्होंने काम किया और 1 घंटे का कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेगा। तो यानी 8 घंटे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल वेज रेट कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अब ये जो है वेज टाइम रेट सिस्टम जो है कहाँ कहाँ से टेबल है, जहाँ पर जो है आर्टिकल्स अगर ऐसे हैं आपके जो ड्राइंग्स वगैरह पेंटिंग्स वगैरह के ऊपर बेस्ड हैं, जिन पे क्वालिटी और प्रिसेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और प्रोडक्शन जो है जहाँ पर प्रोडक्शन ये है यूनिट में मेजर नहीं की जा रही है, या फिर स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स नहीं किया जा रहा, लाइक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बात हो गई, तो वहाँ पर ये सिस्टम जो है सुटेबल होता है कि आपने कितने घंटे काम किया है। जहाँ पर वर्कर जो है वो एफिशिएंट भी हो सकता है। अगर वो एफिशिएंट नहीं है, उसकी स्पीड कम है, क्यों कम है, क्योंकि उसके पास जो मशीनरीज हैं वो फॉल्टी हैं, यानी कहीं ना कहीं उन मशीनरीज में प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, या कोई अदर अलाइड फैक्टर्स है उसके पास। तो उस केस में टाइम रेट सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। और वेयर वर्क हैज़ टू बी अंडरगो, जहाँ पर वर्क जो है बहुत सारे सेवरल प्रोसेसेस में जा रहा है, जब एक प्रोसेस ख़त्म होगा तो दूसरे प्रोसेस में काम करने के लिए वेट टाइम चाहिए होगा। तो इस वजह से जो है टाइम रेट सिस्टम को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यहाँ पर ये सुटेबल होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है पेमेंट का और बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना भी। और यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर इनकम हर एक पर्सन को मिल जाती है, चाहे वो एफिशिएंट वर्कर हैं चाहे वो इनएफिशिएंट वर्कर हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है, और जल्दबाजी भी नहीं होती है, और गुड जो है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को इतने घंटे काम करना है तो मुझे मिल जाएगा पेमेंट, तो वो जल्दबाजी में काम नहीं करते, आराम से काम करते हैं, और क्वालिटी जो है वो भी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वर्कर्स को यहाँ पर डिफरेंट तरीके से पेमेंट की जाती है। फिर है डिसएडवांटेज। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है, इनिशिएटिव जो है वर्कर का इंसेंटिव के थ्रू किल्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा इंकरेज नहीं होंगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर किसी भी तरह का उनको इंसेंटिव प्रोवाइड तो होता नहीं है, जितने घंटे उन्होंने काम करा उतने की पेमेंट उनको मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स जो है बहुत आराम से काम करते हैं, क्योंकि उनको उतनी पेमेंट तो मिलनी है। अगर वो 10 यूनिट भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी उतनी पेमेंट मिलेगी, अगर वो 20 यूनिट भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी उतनी पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे वर्कर जो है टाइम का वेस्टेज करते हैं, और यहाँ पर जो है सुपरविजन करने की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। और एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स जो होते हैं उनको सेम मिल रहा है, तो यहाँ पर जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
वर्कर्स गेटिंग वेजेस विदाउट सफिशिएंट आउटपुट टू देयर क्रेडिट। यहाँ पर जो है वर्कर्स को उतनी वेजेस मिल जाती हैं जितना उन्होंने एक्चुअली में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है और लेबर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, सुपरवाइजर वगैरह भी रखना पड़ता है इनको चेकआउट करने के लिए। फिर यहाँ पर टाइम रेट सिस्टम को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, हाई वेज रेट, ग्रेजुएटेड टाइम रेट और डिफरेंशियल टाइम रेट। हाई वेज रेट में क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल रेट जो भी पे किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर उससे ज़्यादा पेमेंट दी जाती है एफिशिएंट वर्कर्स को। जितने एफिशिएंट वर्कर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, उनको जो है हायर अमाउंट से पे किया जाता है और इनका जो अमाउंट है वो कंपेंसेट किया जाता है। फिक्स्ड ओवरहेड भी यहाँ पर जो है रिड्यूस हो जाता है और सुपरविजन जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है और लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है कि वो जो है अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो एफिशिएंट वर्कर्स हैं। फिर ग्रेजुएटेड टाइम रेट, इसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो हर टाइम चेंज होता रहता है, तो उस अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। अगर जो है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली वेजेस मिल जाएंगी और अगर डाउन होगा तो उस प्रोपोर्शनेटली मिल जाएंगी उसके भी, यानी अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा मिलेगी, कम होगा तो उस हिसाब से कम मिलेगी। यहाँ पे वर्कर्स को जो वेजेस मिलती हैं वो रियल वेज के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, ठीक है। और जो हायर मेरिट रेटिंग वाले वर्कर्स होते हैं उनको जो है हायर वेजेस दी जाती है और वर्कर्स जिनकी लोअर रेटिंग होती है उनको लोअर वेजेस पे की जाती हैं ग्रेजुएटेड टाइम रेट के अंदर। फिर है डिफरेंशियल टाइम रेट। यहाँ पर क्या होता है, हर एक पर्सन के लिए अलग टाइम फिक्स डिफरेंशियल टाइम रेट फिक्स किए जाते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, 2 तरीके का स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। अगर किसी पर्सन ने स्टैंडर्ड को पूरा फुलफिल कर लिया और उससे ज़्यादा कर लिया तो उनके लिए अलग वेज रेट है और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अलग वेज रेट है। तो ये एक तरीके से पूरे टाइम रेट सिस्टम के अंदर तो इंक्लूड नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। फिर आता है आपका पीस रेट सिस्टम। अब पीस रेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने यानी जो भी एम्प्लॉय है उसने एक्चुअली में कितने पीस जो हैं या कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उस पीस के अकॉर्डिंग या उस आउटपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको पेमेंट दी जाती है। और ये जो है सिस्टम कहाँ कहाँ सुटेबल है, जहाँ पर आप स्टैंडर्ड यूनिट को मेजर करते हैं, स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जहाँ पर पॉसिबिलिटी ना हो यानी स्ट्रिक्ट सुपरविजन ना रखना हो, जहाँ पे क्वालिटी और प्रिसिशन प्राइमरी इंपॉर्टेंस ना देता हो, यानी अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे आउटपुट प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे वर्कर्स और क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, तो अगर क्वालिटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तब वहाँ पर ये सिस्टम यूज़ किया जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये जो है इन वर्कर्स को इंसेंटिव्स भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं, जितना वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने ज़्यादा उसको वेज पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो है कम हो जाएगी और लिटिल टाइम वेस्टेज होगा वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो फटाफट से काम करने की कोशिश करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा उनको वेज पेमेंट की जाएगी। वर्कर्स यहाँ पर फ्री हो जाते हैं काम करने के लिए और कम्पीट करते हैं अपने फेलो वर्कर्स के साथ, यानी आसपास के जो उनके वर्कर्स हैं, और यहाँ पर जो है वो अपनी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वेज अर्न कर सकते हैं। ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे और हैप्पी रिलेशंस बनते हैं वर्कर्स के बीच में भी और जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उनके बीच में भी, और इसको जो है कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा सही नहीं होती है, ठीक है। तो अगर क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट का काम करना है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करनी होगी और क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉन्टीन्यूस और इंक्रीज्ड। यहाँ पर क्या होता है कि आप फटाफट से जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं तो वो जल्दी थक भी जाते हैं और वर्कर्स जो हैं उनके हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। जितनी वो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करते हैं तो मशीन्स और टूल्स को भी वो ढंग से हैंडल नहीं करते हैं, और मशीन और टूल्स को ढंग से हैंडल नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं, मशीन के ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस होते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ जाता है। जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको लेसर वेजेस मिलती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं उस दूसरे वर्कर से जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उससे जलने लग जाते हैं, उनके अंदर जेलसी फीलिंग आने लग जाती है और जो अनहेल्थी एटमोसफियर फिर क्रिएट हो जाता है। और जो वर्कर्स हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं अपनी अर्निंग्स को लेकर। अगर वो बीमार हैं या छुट्टी लेना चाहते हैं तो उस केस में भी वो ये सोचते हैं कि हमें अर्निंग्स उस टाइम पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये सिस्टम जो है यूज़फुल नहीं है जहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं और यहाँ पर जो है मटेरियल का स्पॉइलेज, डिफेक्टिव या वेस्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। पीस रेट सिस्टम जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, पीस रेट विच ग्रेजुएटेड टाइम रेट्स और डिफरेंशियल पीस रेट्स। अब स्ट्रेट पीस रेट में क्या है, आपका एक फिक्स्ड रेट
जो है डिसाइड कर लिया जाता है। जितना भी रेट होगा और जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की होंगी उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लो आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और रेट कितना है 2 रुपये, तो आपको 20 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर आपने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो रेट हमेशा फिक्स रहेगा, 2 रुपये ही रहेगा, तो आपको 40 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह से जो है किया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है पहले से ही रेट को, ठीक है। और यहाँ पर पीस रेट्स विद ग्रेजुएटी टाइम्स, इस सिस्टम में क्या होता है, मिनिमम वेजेस जो हैं वो इक्वल होती हैं टाइम वेजेस जो भी ग्रांट की गई हैं, ठीक है। इफ़ पीच रेट अर्निंग्स जो है वो कम है तो टाइम बेच जो है उस डे का वो वहाँ पर टाइम बेच उनको मिल जाता है। यानी अगर आपने अर्निंग कम भी की है तो भी आपको टाइम बेच के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पीस रेट अर्निंग ज़्यादा की है तो टाइम बेच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको पीस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत जो बोनस वगैरह होता है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। सो वर्कर्स को जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है टाइम रेट तो फिक्स कर देते हैं। और साथ ही साथ उन वर्कर्स को जो है जिन्होंने ज़्यादा अच्छे से काम किया तो उनको जो है वर्कर इज पेड पीस रेट विद डियरनेस अलाउंसेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। यहाँ पर उनको बोनस भी दिया जाता है और डीए भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशियल पीस रेट्स। डिफरेंशियल पीस रेट्स को दो लोगों ने करा है, एक टेलर ने और एक मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एफिशिएंट वर्कर है उनके लिए अलग रेट रखा जाता है, अलग रेट यानी हायर रेट रखा जाता है, और इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए लोअर रेट रखा जाता है। अब यहाँ पर जो टेलर है उसने दो रेट बताए हैं, एक हायर रेट फॉर एफिशिएंट वर्कर्स और एक लोअर रेट जो कि जिन्होंने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं किया। यहाँ पर पहले से ही एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर देंगे और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है अगर जिसने जो है उस स्टैंडर्ड को प्रोड्यूस कर लिया और उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस किया है तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिल जाएगी, और जिन्होंने उस स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस किया है, स्टैंडर्ड को प्रोड्यूस नहीं किया, तो उनको जो पेमेंट है वो उस कम रेट पर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स गिवन है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं टेलर डिफरेंशियल पीच रेट सिस्टम के। सो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है और केयरफुली सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, मोशन एंड फटीक, सबको ध्यान में रखते हुए। दो रेट्स दिए जाते हैं, एक हायर वेज रेट फॉर दोज हु अचीव द स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड, ठीक है, और लोअर रेट सिस्टम जो कि बिलो द स्टैंडर्ड जिन्होंने प्रोडक्शन की है उनको दिए जाते हैं। फिर है देर इज़ नो गारंटी फॉर डे वेजेस की कोई गारंटी नहीं होती है यहाँ पर, एज दिस स्कीम इज़ वर्क आउट प्योरली ऑन पीस वर्क बेसिस। ये जो है पूरी की पूरी पीस वर्क बेसिस पर ही जो है लागू की जाती है, ठीक है, उसी पर ही काम करती है। उसके बाद है कॉस्ट पर यूनिट जो है यहाँ पर कम हो जाती है। उसके बाद एफिशिएंट वर्कर को जो है रिवॉर्ड दिया जाता है और इनएफिशिएंट वर्कर को यहाँ पे पनिश किया जाता है। और सक्सेस ऑफ द स्कीम ये डिपेंड करती है कि आपने कितना राइट स्टैंडर्ड सेट किया था तो ठीक है, अगर आपने राइट स्टैंडर्ड सेट नहीं किया तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इफ़ द स्टैंडर्ड इज स्लाइटली हायर, अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा हायर होगा तो वर्कर को ग्रेट पिंच फील होगा और उनके ऑब्जेक्ट को भी, ठीक है, यानी उनको एक ऐसा लगेगा कि ज़्यादा था लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो स्टैंडर्ड भी ध्यान से आपने फिक्स करना होता है इस पीच रेट वेज सिस्टम के अंदर, यानी डिफरेंशियल वाले के अंदर जो टेलर ने दिए हैं। फिर मैरिक वाले ने जो है 3 रेट्स दिए हैं। यहाँ पर अगर नॉर्मल पीस रेट यानी नॉर्मली सबको इतना मिल जाएगा अप टू 83%, और अगर 83% से अबव किया है और अप टू 100% तो इतने रेट से मिलेगा 100% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अगर 1000 रुपीज़ नॉर्मल पीस रेट है तो 1000 रुपीज़ पर, ठीक है, 1000 रुपीज़ पर 110% का मिल जाएगा। इसी तरह से अगर अबव 100% किया है तो 120% नॉर्मल पीस रेट पर मिल जाएगा। यहाँ पर जो है इस मेथड को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, नोवाइस, एवरेज और एफिशिएंट। यानी एक तो जिन्होंने काम नहीं किया, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया, स्टैंडर्ड को नहीं किया, एवरेज पर्सन जिन्होंने स्टैंडर्ड को भी ठीक से जो है पूरा कर लिया, एक एफिशिएंट जिन्होंने स्टैंडर्ड के बाहर भी जो है प्रोडक्शन की है। फिर है इंसेंटिव स्कीम्स। इसमें जो है 3 मेथड आते हैं, हेस्ले प्रीमियम स्कीम, हेस्ले वेयर स्कीम और रोवान्स प्रीमियम स्कीम, ठीक है, प्रीमियम बोनस मेथड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर पहला है हेस्ले प्रीमियम स्कीम जिनको आप कांस्टेंट शेयरिंग स्कीम बोलते हैं। ये जो है एफ.ए. हेस्ले ने दी है जो कि अमेरिकन इंजीनियर थे, इन्वेंटेड की थी इस स्कीम को 1891 में। और इस स्कीम के अंदर आपका जो है एक टाइम रेट गारंट किया जाता है, आपको बता दिया जाता है, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है उस जॉब और ऑपरेशन के लिए, और उसके बाद जिस वर्कर ने जो है स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन की है तो उसको जो है उस वर्क पे जो है पेमेंट मिलेगी इतनी, ठीक है, ये मैं यहाँ से बता रही हूँ फॉर्मूले से, इतनी पेमेंट मिल जाएगी अगर जिन्होंने स्टैंडर्ड को कम प्रोड्यूस किया है, स्टैंडर्ड से कम किया है। अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस किया है तो उनको जो है बोनस भी मिल जाता है। ये एक तरीके से जो प्रीमियम है इसको आप बोनस का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जो परसेंट ऑफ प्रीमियम होती है वो हमेशा 50% होती है। ठीक है, आप यानी अगर आप इसको फॉर्मूले को देखें तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन इंटू आर्ली रेट प्लस 50% ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का 50%, और यहाँ पर टाइम सेव्ड एंड आर्ली रेट ले लोगे। ठीक है, उसके बाद है मेरिट्स क्या है हेस्ले प्रीमियम स्कीम के। मेरिट्स ये हैं कि डे वेज और टाइम वेज यहाँ पर गारंट किया जाता है। जिन्होंने अगर आउटपुट लेस भी प्रोड्यूस किया है, स्टैंडर्ड से लेस भी, तो उनको एटलीस्ट टाइम वेज के अकॉर्डिंग पेमेंट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर में जो है डिस्टिंक्शन भी आप कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद वर्कर्स को जो है प्रीमियम मिलती है आउटपुट प्रोड्यूस की, अगर अबव स्टैंडर्ड करेंगे तो उनको इंसेंटिव्स भी मिल जाएंगे, यानी बोनस वगैरह भी मिल जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पर एटा प्रीमियम इज़ नॉट 100%। यहाँ पर जो प्रीमियम मिलेगी वो आपको 100% नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी 50%, यानी 50% यहाँ पर जो प्रीमियम होगी वो तो एम्प्लॉयज़ की होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ, एम्प्लॉयज़ की होगी, और 50% की जो आपकी प्रीमियम होगी वो आपकी एम्प्लॉयर की होगी। ठीक है, उसके बाद विद इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ जो आपकी फिक्स्ड आवर कॉस्ट होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है और अंडरस्टूड किया जा सकता है वर्कर्स के द्वारा आसानी से, वर्कर्स इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, एक सिग्निफिकेंट शेयर जो है बोनस का देना पड़ता है एम्प्लॉयर को उन वर्कर्स को, और वर्कर्स जो हैं इसके अपोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन की है तो उसका पूरा 100% उन एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए, लेकिन वो एम्प्लॉयर क्या करता है 50% अपने पास रख लेता है और 50% उन एम्प्लॉयज़ को दे देता है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी सफ़र करती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने जल्दी प्रोडक्शन की होगी। एक्चुअल में तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड वही थी, अगर स्टैंडर्ड से अबव वाले कर लेते हैं तो उन्होंने ज़्यादा जल्दी की होगी, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा होगा। उसके बाद है कि इंसेंटिव इज़ नॉट सो अट्रैक्टिव, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। ठीक है, वही बात होगी कि 100% मिलना चाहिए था और 50% मिल जाता है। वेयर द वर्कर स्टार्ट सेविंग मोर देन 50% ऑफ द टाइम दे अर्न प्रीमियम इज ह्यूज अमाउंट विच द एम्प्लॉयर्स डज नॉट रिलिश। अब क्या होता है कि कई बार अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर लेते हैं तो एम्प्लॉयर जो है उनको एक्चुअल में जितनी उन्होंने प्रोडक्शन की है उस हिसाब से भी अमाउंट नहीं पे करता। ठीक है, फिर है हेस्ले वेयर स्कीम, ये सेम एज हेस्ले प्रीमियम स्कीम की तरह होती है। इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर वो 50% ले रहे तो यहाँ पर एक रेशियो डिसाइडेड है 1:2 रेशियो में, और 1 रेशियो होती है आपकी एम्प्लॉय वाले के लिए और 2 वाली रेशियो होती है एम्प्लॉयर्स के लिए। ये रेशियो जो है एक तरीके से फिक्स तो है, लेकिन अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको जो रेशियो है वो अगर गिवन होगी तो आपने ले लेनी है। लेकिन अगर आपको सिंपल बोला है हेस्ले के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है तो आप 50% लेंगे, अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे 30% की गिवन होती तो आपको ये वाला लेना होता। ठीक है, ये रेशियो नहीं लेंगे आप, 30% ही लेंगे। लेकिन अगर नहीं बोला कुछ भी तो आप नॉर्मली हेस्ले प्रीमियम स्कीम के अकॉर्डिंग चलेंगे और 50% का जो है टाइम लेंगे। उसके बाद है रोवान्स प्रीमियम स्कीम, वेरिएबल शेयरिंग स्कीम। ये जो है मिस्टर जेम्स रोवान ने इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, और इस स्कीम को जो है सिमिलर थोड़ी बहुत है हेस्ले स्कीम की तरह, लेकिन यहाँ पर जो है बोनस देने का जो कॉन्सेप्ट है यानी प्रीमियम देने का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइम टेकन और अर्ली डेट तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रीमियम कैसे दी जाती है, कितना उन्होंने टाइम सेव किया अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम, और इनटू वही आ जाएगा टाइम टेकन और अर्ली रेट यहाँ पर वापस लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको आप जो है निकाल लेंगे। अब यहाँ पर है मेरिट्स ऑफ रोवान प्रीमियम स्कीम, क्या क्या मेरिट्स है रोवान प्रीमियम स्कीम के। सो मेरिट्स में है वेयर वर्कर्स जो है 50% ऑफ द टाइम अपना सेव कर लेते हैं, दे डू नॉट अर्न प्रीमियम इन ह्यूज अमाउंट्स एज डन इन हेस्ले स्कीम। ठीक है, उसके बाद है कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट यहाँ पर सफ़र नहीं करता, जैसे कि आपका हेस्ले स्कीम के अंदर करता था, और इंसेंटिव भी हेस्ले स्कीम में ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, लेकिन यहाँ पर इंसेंटिव भी अच्छे से मिल जाते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं इसके, यहाँ पर जो है जो भी बोनस शेयर किया जाता है वर्कर्स के अंदर, वर्कर को कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। ठीक है, और इंसेंटिव ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं होता है। एस्ले में एटलीस्ट उनको 50% तो मिल जाता है उनकी सेविंग्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर वो 50% भी कई बार नहीं मिल पाता। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है कंपैरिजन ऑफ हेल्सले और रोवान्स मेथड ऑफ वेज पेमेंट। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ दे रखी हैं। दोनों मेथड में स्टैंडर्ड वर्क और स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद बोला है कि दोनों मेथड जो है इंश्योर करते हैं कि मिनिमम वेजेस एटलीस्ट मिले एम्प्लॉयज़ को, और टाइम जो है इज़ द बेस ऑफ, यहाँ पर जो टाइम है वो सबसे बड़ा बेस है प्रीमियम को देने का दोनों मेथड में। तो मेन डिफरेंस इन दोनों मेथड में ये होता है कि यहाँ पर
जो प्रीमियम है उसका ही मेन डिफरेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अलग लगाया जाता है हेस्ले के लिए और रोमांस के लिए। थोड़ी इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो ऐसी होती है कि हेल्सी की तो चलो सही होती है, लेकिन रोमांस की थोड़ी सी उसके कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होती है। हेल्सी का जो प्रीमियम है वो फिक्स्ड है, लेकिन रोमांस का प्रीमियम जो है वो फिक्स नहीं है, उसकी रेशियो जो है वो अलग है। और कई बार मैं बता रही हूँ, जैसे क्वेश्चन में भी अलग गिवन होती है।